हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट ऑक्सीजन थेरेपी। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन थेरेपी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है? एडमिनिस्टर ऑफ ऑक्सीजन टू ए पर्सन बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीजन डिवाइस। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीजन डिवाइस का यूज़ करके हम किसी पर्सन के अंदर ऑक्सीजन का एडमिनिस्टर करते हैं, उसे ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। नोट: ऑक्सीजन इज जस्ट लाइक ए ड्रग। ऑक्सीजन को हम ड्रग के तरह ही यूज़ करते हैं, एक ड्रग की तरह ही मानते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी की इंडिकेशन क्या क्या है? पहली है रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 1, रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 1, रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 2। कौन कौन सी कंडीशन है? मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 1 किस में होता है? जब पर्सन में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और CO2 का लेवल या तो नॉर्मल रहेगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 1 बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 1 के? पहला है शोक। शोक क्या होता है? जब बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम लॉस हो जाए तो उसको शोक कहते हैं। उसमें ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन अगर बॉडी में डिक्रीज हो जाएगी तो टिश्यू के पास कम ऑक्सीजन जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, और हाइपोक्सिया में रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 1 होता है। ठीक है, हाइपोक्सिया की कंडीशन में रेस्पिरेटरी टाइप 1 फेलियर। और अगला एग्जांपल है सेप्सिस। सेप्सिस में जैसे इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, इन्फेक्शन होने के कारण केमिकल मेडिएटर रिलीज करेगी बॉडी, जैसे हिस्टामाइन रिलीज कर दिया। हिस्टामाइन वेजोडाइलेशन का काम करता है। वेजोडाइलेशन होते ही डिक्रीज ऑटो सप्लाई की डिक्रीज हो जाएगी, पेशेंट फिर से हाइपोक्सिया में चला जाएगा, और हाइपोक्सिया से रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 1 हो जाएगा। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और साइनाइड पॉइजनिंग। इनमें भी टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। अगला है एनाफाइलैक्सिस। ये एक रिएक्शन होती है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन, जिसका ट्रीटमेंट होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेटिक रिएक्शन। उसके बाद आता है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। इसमें भी टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, जिसमें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। इससे कॉम्प्लिकेशन होती है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? या तो 24 आवर्स में मोर देन 10 यूनिट ऑफ ब्लड की पेशेंट को लगाई जाए, या फिर 4 घंटे में, मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी पेशेंट को की जाए तो उसको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहेंगे। उसके बाद है एनीमिया की कंडीशन। एनीमिया की कंडीशन में भी टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। ठीक है, अब टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर के एग्जाम्पल क्या क्या है? मतलब इसमें ऑक्सीजन तो डिक्रीज रहेगी और कार्बन ऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसमें टाइप 1 में ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली हो सकती है और डिक्रीज भी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ही रहेगी। इसका एग्जाम्पल है क्रोनिक लंग डिजीज, मतलब जैसे सीओपीडी होगा। सीओपीडी में इम्फाइसीमा, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई हो जाती है, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है, जिसको ब्लू ब्लोटर भी बोलते हैं। इसके जैसे रेडनेस, स्वेलिंग और फीवर इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। एम्फाइसीमा को पिंक फफर भी बोलते हैं, और इसमें बैरल शेप चेस्ट हो जाती है, जो मेनली सीओपीडी में दिखाई देती है, वो एम्फाइसीमा के कारण होती है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर का पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस किसे कहते हैं? अगर लंग्स में पैचेस टाइप बन जाते हैं तो उसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिसके कारण टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। उसके बाद है एयर एम्बोलिज्म। अगर कोरोनरी आर्टरी में एयर ट्रैप हो जाएगी, जिससे सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाएगी और हार्ट फेलियर हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन तो डिक्रीज हो जाएगी, CO2 इंक्रीज हो जाएगी, और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर का सिलिकोसिस। मतलब सिलिका डस्ट लंग्स में जाएगी और लंग्स को डैमेज कर देगी, उससे भी टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नोट: ऑल टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर रिक्वायर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन। मतलब जो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की नीड होती है टू ट्रीट कंडीशन। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ SpO2 इन सीओपीडी पेशेंट। सीओपीडी पेशेंट में हम नॉर्मल लेवल ऑफ SpO2 क्या मेंटेन करते हैं? तो इसका आंसर है 88 to 92% ऑफ SpO2। इससे ऊपर हम सीओपीडी पेशेंट में मेंटेन नहीं करते, यही रेंज सीओपीडी पेशेंट के लिए नॉर्मल होती है। ठीक है, और गोल्ड स्टैंडर्ड इंडिकेशन ऑफ O2 थेरेपी। O2 थेरेपी की इंडिकेशंस क्या क्या है? जैसे मेनली कॉमन इंडिकेशंस बताएं तो जैसे इसके पर्पज लगा लो, इंडिकेशन लगा लो, वो होता है जैसे सीओपीडी में हो गया, सीओपीडी में यूज़ करते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ करते हैं। कोई क्रोनिक इलनेस जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़, कार्डियक डिजीज़ हो गई। GBS जो गुलियन बेरिन सिंड्रोम होता है, जिसमें असेंडिंग पैरालिसिस होता है। और जैसे बर्न हो गया, उसमें वाउंड हीलिंग
इसमें भी ऑक्सीजन थेरेपी का हम यूज़ करते हैं, जैसे हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ करते हैं, या फिर एनीमिया हो गया, एनीमिया, कैंसर पेशेंट, इनमें हम ऑक्सीजन थेरेपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड इंडिकेशन क्या है? जैसे पहला है एक्यूट हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। इसमें PO2 60 to 65 mmHg हो जाएगा और SpO2 का लेवल 98 से डिक्रीज हो जाएगा, तो हमें ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है? जिसमें सिस्टोलिक बीपी 100 mmHg से डिक्रीज आ जाए, या फिर कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में, या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट के पेशेंट में O2 थेरेपी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर ये है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट। और अगला एग्जांपल है लो कार्डियक आउटपुट प्लस मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब इसमें बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू अगर 18 मिलीग्राम पर लीटर से डिक्रीज जाती है तो भी ऑक्सीजन थेरेपी की नीड होती है, ताकि वो PS को कंपेंसेट कर सके, तो वो ना एसिडोसिस होगा और ना ही एल्कलोसिस होगा। HCO3 की नॉर्मल वैल्यू होती है 22 to 27 लगा लो, 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब है टेक्निक यूज टू गिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन थेरेपी देने की टेक्निक क्या क्या है? दो तरह की टेक्निक होती हैं, एक तो नॉर्मोबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी, एक हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी। नॉर्मोबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नॉर्मल रहेगा लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, उसको बोलेंगे नॉर्मोबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी। और हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी किसको बोलेंगे? मतलब प्योर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए क्लाइंट इन पर्टिकुलर प्रेशर केमिकल। इसमें प्रेशर के द्वारा ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, उसको हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई रिलेट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद ये आता है हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी की इंडिकेशन क्या क्या है, मतलब हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी हम किस किस डिजीज कंडीशन लगा लो, या इंडिकेशन क्या क्या है इसमें। जैसे एक तो हो गया फुल बॉडी बर्न, अगर किसी पेशेंट का फुल बॉडी बर्न है तो उसमें सेल एंड टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। इंक्रीज ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन इंक्रीज करनी पड़ेगी, हाइपरबोरिक ऑक्सीजन को इंक्रीज करेंगे जिसमें फुल बॉडी की ऑक्सीजन इंक्रीज होगी। फिर बॉडी में इंक्रीज होने से ऑक्सीजन टिश्यूज़ के ऊपर, टिश्यूज़ के पास भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाएगी, जिससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और रिपेयरमेंट ऑफ द स्किन। मतलब बर्न के केस में हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइडेड। ठीक है, अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है, उसमें भी ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीज कंडीशन कोज कर देता है। O2 के लेवल डिक्रीज हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का इंक्रीज हो जाता है। इसका मैनेजमेंट क्या है? हाइपरबोरिक ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करनी है पेशेंट को जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई हो। ठीक है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद किसी को बेड सो हो रहा हो, प्रेशर सोर हो रहा हो, तो उसमें भी हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ करते हैं। डायबिटिक फुट अल्सर में भी, सॉफ्ट टिश्यू नेक्रोसिस में। और स्कूबा डाइविंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है। ये स्कूबा डाइविंग इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन 1.5 to 3 टाइम, मतलब स्कूबा डाइविंग पेशेंट किसी भी पर्सन के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड 1.5 से 3 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। तो इसमें भी हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी की नीड होती है। नॉर्मोबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी के टाइप्स क्या क्या हैं? एक तो लो डिपेंडेंसी, एक मीडियम डिपेंडेंसी, एक हाई डिपेंडेंसी। लो डिपेंडेंसी क्या है? पेशेंट लेस डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, मतलब लो डिपेंडेंसी में तो क्या होता है, पेशेंट ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ही कम डिपेंड होता है। जैसे वेरिएबल परफॉर्मेंस ऑक्सीजन और फिक्स्ड परफॉर्मेंस ऑक्सीजन डिवाइस, ये क्या क्या आते हैं? इसमें होते हैं नेजल कैनुला, नॉन रीब्रीदर मास्क, सिंपल फेस मास्क, और इसमें वेंचुरी मास्क और हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन। ठीक है, अब मीडियम डिपेंडेंसी में क्या होता है? नीड ऑक्सीजन प्लस सम स्पॉन्टेनियस बैलेंस, मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड होगी और पेशेंट खुद भी सांस लेगा। उसके एग्जांपल क्या क्या हैं? एक तो नॉन इन्वेजिव मास्क, एक CPAP और BiPAP, एक हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करते हैं। अगला आता है हाई डिपेंडेंसी। हाई डिपेंडेंसी में क्या होता है? टोटल डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, पेशेंट है वो टोटल डिपेंड ऑक्सीजन के ऊपर होता है, खुद स्पॉन्टेनियस ब्रेथ बिल्कुल भी नहीं होता।
लेता है। इसमें इंट्यूबेट करना पड़ता है पेशेंट को, जैसे ईटी ट्यूब या फिर टीटी ट्यूब से, और मैकेनिकल वेंटिलेटर कनेक्ट करके हम उसको कंटिन्यूस ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे हाई डिपेंडेंसी केस के अंदर, क्योंकि इसमें टोटल डिपेंड ऑक्सीजन के ऊपर होता है पेशेंट। इसमें मीडियल डिपेंडेंसी में खुद भी सांस लेता है, लो डिपेंडेंसी में बहुत ही कम डिपेंड होता है ऑक्सीजन के ऊपर पेशेंट। अब एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन डिवाइस इज नोन एज फिक्स्ड ऑक्सीजन डिवाइस, मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस है जो ऑक्सीजन बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट में सेंड करता है पेशेंट को। जैसे पहला ऑप्शन नेजल कैनुला, वेंचुरी मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क और फेस मास्क। तो वेंचुरी मास्क बिल्कुल एक्यूरेट मेथड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी। वेंचुरी मास्क को हम एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉन रीब्रीदर मास्क इज विच टाइप ऑफ ऑक्सीजन डिवाइस, ये कौन सी टाइप का मास्क है। नॉन रीब्रीदर मास्क कौन सी टाइप का डिवाइस है, O2 डिवाइस, तो ये आएगा कन्वेंशनल ऑक्सीजन डिवाइस। ठीक है, ऑक्सीजन डिवाइस की और क्लासिफिकेशन क्या क्या है, जैसे ये आ गया कन्वेंशनल O2 डिवाइस, O2 थेरेपी और एडवांस O2 थेरेपी डिवाइस। कन्वेंशनल में क्या क्या होते हैं, जैसे O2 डिवाइस विच डिलीवर लेस देन 15 लीटर पर मिनट, जो डिवाइस 15 लीटर पर मिनट से कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है उसे कन्वेंशनल O2 डिवाइस या फिर O2 थेरेपी बोलते हैं। एडवांस O2 थेरेपी डिवाइस कौन सी होती है, जो 15 लीटर पर मिनट से ऊपर ऑक्सीजन की डिलीवर करते हैं। कन्वेंशनल के एग्जांपल क्या क्या हैं, जैसे वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल में नेजल कैनुला, नॉन रीब्रीदर मास्क, सिंपल फेस मास्क। फिक्स्ड में वेंचुरी मास्क, फिक्स्ड जैसे एक्यूरेट करती है, फिक्स करती है, उसको वेंचुरी मास्क यूज करते हैं। एडवांस में कौन कौन सा आ जाता है, नॉन इन्वेजिव O2 एडवांस डिवाइस और इन्वेजिव एडवांस O2 डिवाइस। इसमें ईटी ट्यूब और टीटी ट्यूब। नॉन इन्वेजिव में नॉन इन्वेजिव मास्क, हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन मास्क, CPAP और बाईपैप मशीन। ठीक है, ये अदर क्लासिफिकेशन है O2 डिवाइस की अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल एंड एडवांस ऑक्सीजन थेरेपी। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटल सेटअप, मतलब हॉस्पिटल सेटअप में मोस्ट कॉमन डिवाइस कौन सी यूज करते हैं ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए, तो ये आएगा नेजल प्रोंग। मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल में हम मतलब मोस्ट कॉमन हर एक पेशेंट के स्टार्टिंग में नेजल प्रोंग से ही ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं। अगला आ जाता है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ O2 इनहेलेशन इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल और सिचुएशन। तो क्या क्या होता है, मतलब इमरजेंसी में हमेशा हम सिंपल फेस मास्क यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन नेजल प्रोंग और इमरजेंसी। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है जो कि है क्लस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। पेशेंट को क्लस्ट्रोफोबिया हो जाता है सिंपल फेस मास्क वजह से, लेकिन इमरजेंसी में हमेशा सिंपल फेस मास्क यूज करेंगे। और प्रिकॉशन यूज बिफोर O2 थेरेपी। O2 थेरेपी डिलीवर करने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उसमें पहले नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, असेस द पेशेंट कंडीशन। हमें पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है। चेक द ऑर्डर ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट के ऑर्डर को चेक करना है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, फिर कलेक्शन ऑफ आर्टिकल, हमें आर्टिकल कलेक्ट करने हैं, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, ऑक्सीजन ट्यूबिंग होगी, ऑक्सीजन डिवाइस होगी, तो हमें ये कलेक्ट करना है जो भी आर्टिकल, जो भी O2 थेरेपी को डिलीवर करने के लिए जो जो आर्टिकल हमें चाहिए होती है। अब हमारे पास एक स्पेसिफिक नोट आ जाता है, बिफोर स्टार्ट द ऑक्सीजन थेरेपी नीड टू क्लियर एयरवे देन फोकस ऑन, मतलब ऑक्सीजन थेरेपी डिलीवर करने से पहले हमें ये 3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। मतलब एयरवे क्लीन करना हमें, ABC, जो एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले हम एयरवे मेंटेन करते हैं। पेशेंट का एयरवे कैसे क्लीन करते हैं, इसकी टेक्निक होती है, एक तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड जो कि होता है मोस्ट कॉमन मेथड यूज होता है, एक होता है जो थ्रस्ट मेथड जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सस्पेक्टेड पेशेंट में यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछे तो उसे वो होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, हॉस्पिटल में भी यही यूज होता है। लेकिन अगर किसी को स्पाइनल इंजरी है या फिर सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी है तो उसमें हम जो थर्ड मेथड का यूज करते हैं टू क्लीन द एयरवे। ठीक है, उसके बाद जैसे ये रहा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एयरवे मैनेजमेंट यूज इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा यूज होता है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। और जैसे अगर किसी को सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी है तो उसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, जो थ्रस्ट मेथड यूज करेंगे, जो हमने यहाँ भी बताया था। मतलब मोस्ट कॉमन तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में जो थ्रस्ट मेथड हम यूज करेंगे टू क्लीन द एयरवे। अब है बिफोर स्टार्ट द ऑक्सीजन थेरेपी नीड टू चेक डिमांड ऑक्सीजन इन पेशेंट, मतलब ऑक्सीजन थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले हमें पेशेंट को ये चेक करना पड़ता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी की नीड है भी या नहीं है। उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं भाई, पेशेंट को
ऑक्सीजन थेरेपी की नीड है या नहीं, जैसे या तो पेशेंट हाइपोक्सिया में जाएगा या फिर हाइपोक्सीमिया की कंडीशन हो जाएगी। हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है डिक्रीज O2 इन टिश्यू या फिर सेल, ये डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। हाइपोक्सिया मतलब सेल में ऑक्सीजन की कमी और हाइपोक्सीमिया में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेथड यूज टू असेस द हाइपोक्सिया इन ए पेशेंट। मतलब हाइपोक्सिया कैसे असेस करते हैं पेशेंट में, क्या क्या मेथड होते हैं। उसके 3 मेथड होते हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन से, एक नॉन इन्वेजिव मेथड से, एक इन्वेजिव मेथड से। ये हमारे पास 3 मेथड हैं पेशेंट को देख असेस करने के लिए कि पेशेंट हाइपोक्सिया में है या नहीं है। पहला मेथड आ जाता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन ऑफ पेशेंट अबाउट साइन एंड सिम्टम्स। मतलब ऑब्जर्व में नर्स है वो पेशेंट को ऑब्जर्व करेगी किसी भी स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के लिए वो पेशेंट हाइपोक्सिया में है या नहीं है। जिसका पहले आता है कन्फ्यूजन, जैसे पेशेंट अगर कन्फ्यूज हो, रेस्टलेस हो, इरिटेबल हो या फिर साइनोसिस शो करता है। ठीक है, साइनोसिस भी 2 तरह के होते हैं, एक तो सेंट्रल, एक पेरिफेरल। ये नर्स असेस करेगी, ये सिम्टम्स असेस करेगी ऑब्जर्व करके। ठीक है, व्हाट इज द अर्ली साइन सिम्टम ऑफ हाइपोक्सिया इन पेशेंट। मतलब अगर कोई पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहा है तो उसका सबसे पहला सिम्टम क्या शो करेगा पेशेंट, रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, साइनोसिस एंड इंक्रीज हार्ट रेट। ये तीनों सभी लेट स्टेज में आती है। रेस्टलेसनेस पहली स्टेज में आ जाता है। मतलब अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोक्सिया इज ऑलवेज रेस्टलेसनेस इन ए पेशेंट। अगला है व्हाट इज द अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोक्सिया इन ए कॉन्शियस पेशेंट। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसमें रेस्टलेसनेस शो करेगा पेशेंट। ये तीनों इरिटेशन, साइनोसिस, इंक्रीज हार्ट रेट, ये लेट साइन है ऑफ हाइपोक्सिया। व्हाट इज अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोक्सिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसमें भी रेस्टलेसनेस ही पेशेंट का सिम्टम है कि वो हाइपोक्सिया इंडिकेट कर रहा है कि भाई पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहा है। ठीक, हाइपोक्सिया होता क्या है, ऑक्सीजन डिक्रीज इन टिश्यू। मतलब टिश्यू में ऑक्सीजन की लेवल डिक्रीज हो जाएगा। टिश्यू में डिक्रीज है तो ब्रेन में भी हाइपोक्सिया हो जाएगी। मतलब ब्रेन के पास ऑक्सीजन सुफिशिएंट अमाउंट में नहीं जा रही, इससे ब्रेन हाइपोक्सिया में जाएगा। फिर न्यूरॉन डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वो न्यूरल डिस्चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज हो जाएगा, जिससे सीजर्स आ जाएंगे। डिक्रीज लेवल कॉन्शियस हो जाएगा। सीजर्स आते हैं पेशेंट का कॉन्शियस लेवल डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कॉन्शियसनेस के 3-4 स्टेज होती हैं, एक तो कॉन्शियसनेस, सेमी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस एंड कोमा। ठीक है, इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या शो करेगा पेशेंट, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी एंड साइनोसिस। ठीक है, अब लेट साइन ऑफ हाइपोक्सिया क्या है। मतलब पहला साइन तो फर्स्ट साइन इज रेस्टलेसनेस और लेट साइन है साइनोसिस। साइनोसिस बिल्कुल लास्ट कंडीशन होती है किसी पेशेंट अगर हाइपोक्सिया इंडिकेट कर रहा है तो। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट यूज टू असेस द साइनोसिस ऑफ पेशेंट। हम किसी पेशेंट में अगर साइनोसिस को असेस कर रहे हैं तो उसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, जैसे टिप ऑफ द फिंगर और फिंगर नेल्स, ये होती है पेरिफेरल साइनोसिस के लिए, पेरिफेरल साइनोसिस के लिए। और लिप्स को हम करते हैं, लिप्स को चेक करते हैं सेंट्रल साइनोसिस के लिए। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर साइनोसिस असेसमेंट इन निग्रो और ब्लैक कलर पर्सन। ब्लैक कलर पर्सन में साइनोसिस असेस हम किस पार्ट से करते हैं, मोस्ट कॉमन साइट क्या है, वो होती है बकल मुगोसा और सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट को देखकर हम साइनोसिस पेशेंट में असेस करते हैं अगर कोई निग्रो या फिर ब्लैक कलर पर्सन है तो। वैसे मोस्ट कॉमन साइट को ये बता दें, सेंट्रल में लिप्स, पेरिफेरल में टिप ऑफ फिंगर एंड फिंगर नेल्स, और ब्लैक पर्सन में बकल मुगोजा और सॉफ्ट पैलेट, यह मोस्ट कॉमन साइट होती है टू असेस द साइनोसिस। उसके बाद आता है बिफोर एग्जामिनेशन ऑफ नेल बड्स नीड्स टू रिमूव द नेल पॉलिश। ठीक है, अगर हम किसी के नेल बेड्स को असेस कर रहे हैं साइनोसिस को असेस करने के लिए, तो उससे पहले अगर किसी ने नेल पॉलिश लगा रखी है या फिर नेल पेंट लगा रखी है तो हम उसको रिमूव करेंगे, ताकि हम ढंग से पेशेंट की साइनोसिस को असेस कर सकें और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर सकें। अब साइनोसिस के असेस करने या फिर हाइपोक्सिया को असेस करने के लिए 3 मेथड देखे थे हमने। ये था जैसे ऑब्जर्वेशन, नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव। ऑब्जर्वेशन में हम नर्स पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स को नोट करती है। उसके बाद आ जाता है नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव मेथड में SpO2 प्रोब का यूज करते हैं टू चेक द सैचुरेशन या फिर साइनोसिस या फिर हाइपोक्सिया बोल दो आप। दिस डिवाइस यूज टू चेक SpO2 लेवल ऑफ ब्लड। मतलब SpO2 प्रोब होती है वो SpO2 लेवल ब्लड के अंदर असेस करती है।
उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर के टाइप क्या क्या होते हैं? एक तो केबल SpO2 प्रोब होती है, उसके बाद पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर और बटन से एक पल्स ऑक्सीमीटर। पोर्टेबल मतलब केबल SpO2 प्रोब अटैच विद कार्डियक मॉनिटर, मतलब ये कंटिन्यूस मॉनिटर करती रहती है SpO2 लेवल को, केबल से कनेक्ट होती है कार्डियक मॉनिटर से। और पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर, इन दोनों की मोस्ट कॉमन साइट होती है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में हम SpO2 प्रोब लगाते हैं, जिससे हम SpO2 लेवल असेस करते हैं। अगला आता है बटन से एक पल्स ऑक्सीमीटर, ये इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है फोरहेड। साइट टू मेजर SpO2 की क्या क्या होती है? साइट क्या क्या होती है? एक तो इंडेक्स फिंगर, फोरहेड, ईयर लोब एंड टोए। मोस्ट कॉमन तो इंडेक्स फिंगर होती है और मोस्ट एक्यूरेट होती है ईयर लोब। ठीक है, जैसे मोस्ट कॉमन साइट टू पल्स ऑक्सीमीटर इंडेक्स फिंगर, मोस्ट कॉमन ये हो गई, और मोस्ट एक्यूरेट ईयर लोब हो गई हमारी पल्स ऑक्सीमीटर साइट। अब है अगला क्वेश्चन, पेशेंट इनिशियल असेसमेंट इन वार्ड द SpO2 लेवल इज 84%, देन व्हाट विल बी द प्राइमरी नर्स इंटरवेंशन। प्राइमरी नर्स इंटरवेंशन क्या है? अगर किसी पेशेंट के 84% है तो जैसे ये है, इसमें पहले आएगा रीचेक द पल्स ऑक्सीमीटर। अगर मतलब सबसे पहले हम पेशेंट का पल्स ऑक्सीमीटर चेक करेंगे, उसकी साइड चेक करेंगे, भाई पल्स ऑक्सीमीटर सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा। उसके बाद अगर पल्स ऑक्सीमीटर सही लोकेशन पे है, सही से चल रहा है, तो उसके बाद हम उसको 1 से 2 लीटर पर मिनट नेजल कैनुला के द्वारा ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे। उसके बाद हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन देंगे। मतलब सबसे पहले हमें पल्स ऑक्सीमीटर ही चेक करना है कि वो सही से लग रहा है नहीं कर लग रहा, उसके बाद ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे। नॉर्मल SpO2 लेवल क्या होता है? 95 to 100% होता है। स्पेसिफिक पॉइंट्स रिगार्ड SpO2 के रिगार्डिंग स्पेसिफिक पॉइंट्स ये हैं, अगर किसी पेशेंट में लेवल 90 to 94 है तो उसमें इमीडिएट केयर की नीड होती है। अगर किसी पेशेंट का 90% से कम आ जाता है तो हम उस पेशेंट को रिफ़र कर देते हैं रेफरल यूनिट में। ठीक है, अगर किसी के 80 से कम आ रहा है तो वो सीवियर हाइपोक्सिया इंडिकेट कर रहा है, उसको इंट्यूबेट करते हैं। अगर 70 से भी कम आ जाता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, मतलब इमरजेंसी। ठीक है, उसमें इंट्यूबेट करते हैं हम पेशेंट को। अब पल्स ऑक्सीमीटर में जो लाइट होती है वो क्या शो करती है? एक तो रेड कलर की होती है, एक इंफ्रारेड लाइट होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी 660 नैनोमीटर होती है, इसकी 940 नैनोमीटर होती है। अगला मेथड हमारा इन्वेजिव मेथड, मतलब 3 मेथड थे हमें हाइपोक्सिया असेस करने के लिए। पहला था ऑब्जर्वेशन, दूसरा था नॉन इन्वेजिव, अब तीसरा है इन्वेजिव मेथड। इन्वेजिव मेथड कैसे करते हैं, हाइपोक्सिया कैसे असेस करते हैं? उसमें कलेक्शन ऑफ ABG सैंपल, मतलब आर्डियल ब्लड गैस का सैंपल लेते हैं टू असेस द हाइपोक्सिया इन ए पेशेंट। ये एक्यूरेट मेथड है। मतलब मोस्ट कॉमन मेथड है वो तो ऑब्जर्वेशन है। मोस्ट कॉमन मेथड टू असेस हाइपोक्सिया इन ए पेशेंट इज ऑब्जर्वेशन, एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज ऑलवेज इन्वेजिव मेथड टू असेस द हाइपोक्सिया इन ए पेशेंट। मोस्ट कॉमन साइट कौन कौन सी है ABG सैंपल के लिए? पहली है रेडियल आर्टरी, दूसरी है ब्रेकियल आर्टरी और तीसरी है फीमोरल आर्टरी। मतलब मोस्ट कॉमन हम हॉस्पिटल सेटिंग में रेडियल आर्टरी से ही सैंपल लेते हैं ABG सैंपल के लिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन है, द साइट ऑफ ABG सैंपल यूज्ड बाई नर्सिंग ऑफिसर व्हेन ए पेशेंट हैव ओक्लूजन इन अपर एक्सट्रीमिटी। अगर किसी पेशेंट को अपर एक्सट्रीमिटी में ओक्लूजन आ गया, मतलब रेडियल आर्टरी, मान लो आप रेडियल आर्टरी यूज़ नहीं कर सकते, उसके बाद हम कौन सी आर्टरी करेंगे? हमारी सेकंड प्रायोरिटी थी ब्रेकियल आर्टरी, उसके बाद फीमोरल आर्टरी। अब इसमें ब्रेकियल आर्टरी का ऑप्शन है नहीं, तो ये फीमोरल आर्टरी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब फीमोरल आर्टरी से हम सैंपल लेंगे ABG के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, पेशेंट जस्ट शिफ्टेड टू ICU आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी, द वाइटल साइन ऑफ पर्सन आर हार्ट रेट 128 बीट पर मिनट, ब्लड प्रेशर 98/50, रेस्पिरेशन रेट 26 ब्रेथ पर मिनट, एंड पेशेंट हैव साइनोसिस विद डिस्निया, देन इट इज द बेस्ट एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। मतलब इसमें बताया गया पेशेंट ICU में शिफ्ट किया है, ब्रोंकोस्कोपी का पेशेंट था, वाइटल दिए गए पेशेंट का। और तो इसमें हम मैनेजमेंट क्या क्या है इसके, मतलब सबसे पहले अगर ICU में शिफ्ट हो रहा है तो मतलब हमारी प्रायोरिटी हो जाती है ABC। सबसे पहले एयरवे मेंटेन करेंगे, फिर ब्रीथिंग मेंटेन करेंगे पेशेंट की, उसके बाद होता है सर्कुलेशन। पहले एयरवे मेंटेन करेंगे, एयरवे के लिए ऑक्सीजन की हमें नीड पड़ेगी, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। अब सिलेक्शन ऑफ O2 डिवाइस, हम O2 डिवाइस को कैसे सिलेक्ट करते हैं? वही पेशेंट को कौन सी डिवाइस हमें यूज़ करनी है ऑक्सीजन डिलीवर के लिए। इसमें 3P यूज़ करते हैं, जैसे पेशेंट कंडीशन, असेस द SpO2, मतलब पेशेंट की कंडीशन असेस करेंगे कि पेशेंट का SpO2 लेवल क्या है। पर्पज, मतलब ऑक्सीजन डिलीवर करने का हमारा पर्पज क्या है, टू ट्रीट द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, फिर है परफॉर्मेंस, यूज़ ऑफ O2 डिवाइस अकॉर्डिंग टू डिवाइस परफॉर्मेंस, मतलब जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस की परफॉर्मेंस क्या है, उस बेस पे हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे जो कि डिवाइस की मदद से करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, ए पेशेंट विद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद SpO2 लेवल 80%, देन विच ऑक्सीजन डिवाइस इज यूज। तो इसमें हम नॉन रीब्रीदर फेस मास्क यूज़ करेंगे, नॉन री
ब्रीदर मास्क, ये हम उसमें यूज़ करें। ए पेशेंट विद COPD एडमिटेड इन ए वार्ड, देन विच टाइप ऑफ ऑक्सीजन डिवाइस यूज्ड फॉर पेशेंट। अगर COPD का पेशेंट है, हम उसमें कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे? तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हमारी वेंचुरी मास्क होता है जो कि एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवर करता है। उसके सेकंड प्रायोरिटी हमारी आ जाती है नेजल कैनुला। मतलब आंसर हमारा यही रहेगा अगर पेपर में आता है तो। मतलब वेंचुरी मास्क COPD में यूज़ करता है फर्स्ट प्रायोरिटी में। अगर वेंचुरी मास्क अवेलेबल नहीं है तो हम नेजल कैनुला की तरफ जाते हैं। What is the most common method used for oxygen administration in COPD? मतलब जो मोस्ट कॉमन मेथड है COPD पेशेंट वो तो होता है नेजल कैनुला, और अगर मोस्ट एक्यूरेट पूछें तो होगा वेंचुरी मास्क। ठीक है। अब एक पेशेंट विद सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एबीजी रिपोर्ट्स आर pH 6.9, PCO2 65 mmHg, PO2 40 mmHg, विच ऑक्सीजन डिवाइस यूज फॉर पेशेंट ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इसमें 6.9 है तो ये 7.35 टू 7.45 हम असेस करते हैं। मतलब एसिडोसिस की कंडीशन हो गई है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में अगर ये है और ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा कम जा रहा है, इसमें 40 mmHg जा रहा है, तो इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ करेंगे ऑक्सीजन की वैल्यू को देख के। अब आ जाता है हमारी ऑक्सीजन डिवाइस। ऑक्सीजन डिवाइस कौन कौन सी है? पहला हमारा जाता है नेजल कैनुला। नेजल कैनुला आल्सो नोन है नेजल प्रोंग। मतलब नेजल कैनुला को ही हम नेजल प्रोंग बोलते हैं। दो प्रोंग होती है, एक तो राइट प्रोंग जो राइट नोस्ट्रिल में जाती है, एक होती है लेफ्ट प्रोंग जो कि लेफ्ट नोस्ट्रिल में जाती है। लेंथ ऑफ नेजल प्रोंग की लेंथ क्या होती है? मतलब 1 to 2 सेंटीमीटर, मोस्ट कॉमन 1.5 सेंटीमीटर। द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर O2 एडमिनिस्टर इन हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल में हम मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए? वो होता है नेजल कैनुला। हमारा मोस्ट कॉमन में आ जाता है। एक्यूरेट में वेंचुरी मास्क आता है। इसके पीछे रेशनल क्या है? क्योंकि नेजल कैथेटर नो डेज रिप्लेस बाय नेजल। मतलब पहले तो हम नेजल कैथेटर यूज़ करते थे मोस्ट कॉमन डिवाइस एज ए ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम इन हॉस्पिटल, लेकिन अब हम नेजुलर कैनुला यूज़ करने लगे। नेजल कैथेटर अब यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि नेजल कैथेटर है वो है मोर कॉम्प्लिकेशन साइनोसाइटिस। मतलब नेजल कैथेटर की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने लग गई थी, जैसे साइनोसाइटिस, और नेजल म्यूकोसा को डैमेज कर दिया करता था, जिसकी वजह से नेजल कैनुला हमारी प्रायोरिटी बन गई है। हम नेजल कैनुला का यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू नेजल प्रोंग। उसके बाद आ जाता है इसके यूजेज क्या क्या है। यूज इन माइनर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। नेजल कैनुला का यूज़ हम माइनर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के अंदर यूज़ करते हैं। वी कैन यूज इट इन टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलर व्हेन SpO2 लेवल इज मोर देन 85%। अगर SpO2 लेवल 85% से इंक्रीज और टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है तो उसमें भी हम नेजल कैनुला का यूज़ करते हैं। और क्रोनिक रेस्पिरेटरी इलनेस या जैसे COPD मोस्ट कॉमन बताया था, नेजल कैनुला ही बताया था, मोस्ट एक्यूरेट वेंचुरी मास्क बताया था। इसके एडवांटेज क्या क्या है? एक तो ये बिल्कुल सिंपल है। एक नो हर्डल फॉर पेशेंट वाइल अप्लाइंग और नोस्ट्रिल। मतलब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब उसके नोस्ट्रिल में ये अप्लाई किया जाता है। ईजी टू यूज है ये। ठीक है। अगला वो है एडवांटेज है, पेशेंट कैन एबल टू ईट एंड कैन टॉक वाइल यूजिंग नेजल कैनुला। अगर पेशेंट को नेजल कैनुला लगा रखा है तो इस दौरान पेशेंट खा भी सकता है और बात भी कर सकता है, जिससे पेशेंट में एंजाइटी नहीं बनेगी। मोस्ट कन्वीनियंट O2 डिवाइस यूज फॉर ऑक्सीजन इनहेलेशन भी नेजल कैनुला को ही मानते हैं हम। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? कैनो डिलीवर मोर देन 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन टू द पेशेंट। मतलब ये हाई फ्लो ऑक्सीजन को पेशेंट को डिलीवर नहीं कर सकता, ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। इसमें पोजीशन क्या प्रोवाइड करते हैं? सेमीफोलर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं सेमीफोलर पोजीशन वो नेजल कैनुला से ऑक्सीजन डिलीवर करते टाइम। इसकी फ्लो रेट क्या क्या है? 1 से 6 लीटर पर मिनट, 1 से 4 लीटर पर मिनट और 2 से 6 लीटर पर मिनट। FiO2 24 to 44% ये डिलीवर करता है। 1 लीटर पर मिनट में 24%, 2 लीटर पर मिनट में 28%, 3 लीटर पर मिनट में 32%, 4 लीटर पर मिनट में 36%, 5 लीटर पर मिनट में 40% और 6 लीटर पर मिनट में 60% ये नेजल कैनुला डिलीवर करता है। ठीक है। उसके बाद आता है सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क को हम यूज़ करते हैं इमरजेंसी कंडीशन। मोस्ट कॉमन मेथड यूज इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल। ठीक है। इसमें ये 966 के एग्जाम में भी आया था कि इमरजेंसी में कौन सा O2 डिलीवरी सिस्टम यूज़ करते हैं, उसको फेस मास्क को हम यूज़ करते हैं। इसमें रिजर्वायर बैग नहीं होता है। एडवांटेज क्या क्या है इसके? एक तो ईजी टू यूज़ है, हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ईजी अवेलेबिलिटी इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में ईजिली अवेलेबल हो सकता है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? पेशेंट अनेबल टू कम्युनिकेट, मतलब फेस मास्क लगाने के बाद पेशेंट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके अंदर एंजाइटी बढ़ जाएगी, जैसे अनेबल टू ईट और ड्रिंक और अनेबल टू स्पीक। इस कारण पेशेंट में अंदर एंजाइटी भी इंक्रीज हो जाएगी
और दिस फेस मास्क कैन रिटेन CO2 व्हेन लो फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन कोज क्लस्ट्रोफोबिया, मतलब क्लस्ट्रोफोबिया को कोज करता है, और ये CO2 को रिटेन कर देता है जब लो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया मेन है ये, जो कि है फियर ऑफ क्लोज स्पेस, ये होता है क्लस्ट्रोफोबिया। इसका फ्लो रेट है 8 to 10 लीटर पर मिनट, या फिर 6 to 10 लीटर पर मिनट, और 6 to 8 लीटर पर मिनट। अगर एग्जाम में आता है तो हम मेन प्रायोरिटी हम इसकी ही रखेंगे, 8 to 10 लीटर पर मिनट की। ठीक है। FiO2 35 to 60 ये डिलीवर करता है मेन, तो उसके बाद ये अलग अलग भी ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे 40 to 60 लगा लो, या फिर अप टू 60, ये हमारी थर्ड प्रायोरिटी हो गई। अब आता है ऑलवेज गिव मोर देन 6 लीटर पर मिनट और टू थ्रो द सिंपल फेस मास्क, मतलब अगर हमें 6 लीटर पर मिनट से तक ऑक्सीजन डिलीवर करनी है तो हम हमेशा फेस मास्क का यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है मास्क विद रेजरवायर बैग, मतलब रेजरवायर बैग के साथ अगर मास्क को यूज करते हैं तो वो क्या होता है। रेजरवायर बैग की कैपेसिटी होती है 1000 ml पर लीटर। ठीक है। द रेजरवायर बैग शुड बी फिल विद 1/3 पार्ट, मतलब 1/3 पार्ट तक हम रेजरवायर बैग को फिल करते हैं, उसके बाद ही हम सेटअप करते हैं। मिनिमम फ्लो रेट विद रेजरवायर क्या होता है, मतलब 10 लीटर, अगर 10 लीटर पर मिनट अगर हमें ऑक्सीजन डिलीवर करनी है तो उसके लिए ही हम रेजरवायर बैग को यूज़ करते हैं। अगर उससे कम देनी है तो रेजरवायर बैग को हम यूज़ नहीं करते। ठीक है। लेस देन 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन कैन कोज कोलैप्स ऑफ रेजरवायर बैग, अगर हम 10 लीटर पर मिनट से कम अगर ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे तो ये रेजरवायर बैग को कोलैप्स कर देगा, तो इसका कोई यूज़ भी नहीं हो पाएगा। तो सीधा सा मतलब ये है, अगर हमें रिजर्वायर बैग करना है मास्क के साथ साथ तो उसकी मतलब इंडिकेशन है हमें 10 लीटर पर मिनट तो ऑक्सीजन देनी ही देनी है। अगर उससे कम देनी है तो हम रेजरवायर बैग का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेजरवायर बैग कोलैप्स हो जाता है अगर लेस देन 10 लीटर पर मिनट का यूज़ करते हैं तो। अब क्वेश्चन आता है विच ऑक्सीजन मास्क कैन डिलीवर 100% FiO2, मतलब 100% FiO2 कौन सा मास्क यूज़ करता है, वो होता है नॉन रीब्रीदर मास्क। ठीक है। नॉन रीब्रीदर मास्क अप टू 100% FiO2 डिलीवर कर सकता है। विच टाइप ऑफ ऑक्सीजन डिवाइस यूज इन पेशेंट हु हैव रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के पेशेंट में हम कौन सा मास्क यूज करते हैं, ये होता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क। पार्शियल रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क में पेशेंट उसमें से ब्रीद नहीं कर सकता, पार्शियल रीब्रीदर में पेशेंट मास्क में से भी ब्रीद कर सकता है। जैसे इसका रैशनल क्या है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सम CO2 विल रिटेन इन द रेजरवायर बैग and that can be again re-inhaled by a person, so CO2 will increase in blood and respiratory alkalosis will सबसाइड, मतलब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कब हो रहा था, जब पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा था, ज़्यादा सांस लेने लग रहा था। अगर पार्शियल रीब्रीदर मास रहेगा तो उसमें रिजर्वायर बैग लगा रहेगा, अगर पेशेंट ब्रीद करेगा तो जो CO2 एक्सहेल करेगा वो रिजर्वायर बैग में स्टोर हो जाएगी और पेशेंट उसी को इनहेल करेगा, जिससे हाइपर वेंटिलेट की कंडीशन में इंप्रूव होगा और पेशेंट का रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस सबसाइड हो जाएगा। नॉन रीब्रीदर मास्क के एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज है 100% FiO2 कैन डिलीवर टू 8%, मतलब नॉन रीब्रीदर मास्क का एडवांटेज है 100% FiO2 डिलीवर कर सकता है किसी भी पर्सन में। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, कैन कोज क्लस्ट्रोफोबिया, ये भी क्लस्ट्रोफोबिया कोज करता है जो कि फियर ऑफ क्लोज स्पेस होता है। इट कैन कोज सफोकेशन व्हेन फ्लो रेट डिक्रीज, अगर हमने फ्लो रेट को डिक्रीज कर दिया तो ये सफोकेशन प्रोड्यूस करने लग जाएगा पेशेंट में, इसका डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद आ गया वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क हमारा मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस होता है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, ये होता है जैसे इट इज़ फिक्स्ड ऑक्सीजन डिवाइस, ये फिक्स्ड होती है। इट कैन डिलीवर एक्यूरेट ऑक्सीजन और प्रीसाइज, एक्यूरेट बोल दो या फिर प्रीसाइज ऑक्सीजन टू द पेशेंट। इसके यूजेज क्या क्या हैं, दिस मास्क कैन यूज इन टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, जैसे COPD टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर का एग्जाम्पल है, इसमें हम वेंचुरी मास्क का यूज करते हैं। नोट दिस मास्क कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग, यह मास्क कलर कोडिंग के द्वारा ही यूज किया जाता है, जिसका इसका फ्लो रेट होता है 2 से मतलब 2 to 15 लीटर पर मिनट तक हम इसका फ्लो रेट रहता है। इसमें हम 2 लीटर से 15 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं। FiO2 होता है 24 to 60%। ठीक है। इसमें अभी इसका कलर कोडिंग का चार्ट आ जाता है, ये इसके वेंचुरी मास्क के कलर हैं, ये फ्लो रेट है और ये FiO2 है। कलर कौन कौन से अवेलेबल होता है, ब्लू वाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन। इसमें फ्लो रेट होता है 2 लीटर 4 लीटर 6 लीटर 8 लीटर 10 लीटर 15 लीटर। FiO2 24%, 28%, 32%, 36%, 40% एंड 60%। ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी है याद करने की,
वेंचुरी मास्क के कलर कोड को याद करने की, जैसे BV ओयो रह गई। ये हमारी ट्रिक है वेंचुरी मास्क के कलर कोड को याद करने के। BV ओयो रह गई, B से ब्लू, वाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन। 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर एंड 15 लीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेस्ट वेंचुरी मास्क यूज्ड फॉर COPD पेशेंट। तो हम कौन सा वेंचुरी मास्क पेशेंट में यूज़ करते हैं जो COPD का है, उसमें हम करते हैं ब्लू। ब्लू का फ्लो रेट होता है 2 लीटर पर मिनट, क्योंकि उसमें हम 1 to 2 लीटर पर मिनट ही मेंटेन करते हैं, और FiO2 प्रोड्यूस करता है 24%। अब अगला क्वेश्चन आता है, मिनिमम ऑक्सीजन फ्लो रेट और FiO2 कैन डिलीवर विथ वेंचुरी मास्क। सबसे कम मतलब वेंचुरी मास्क से बिल्कुल कम ही FiO2 और फ्लो रेट क्या हो सकता है, जैसे 2 लीटर और 24%। ये हमने यहाँ पे देखा है, 2 लीटर पर मिनट और 24%, जिसका कलर कोड है ब्लू। अब मैक्सिमम ऑक्सीजन फ्लो रेट और FiO2 मतलब मैक्सिमम कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रीन, जो कर रहा है 15 लीटर पर मिनट और FiO2 60%। ठीक है। अब उसके बाद आता है हाई फ्लो नेजल कैनुला, HFNC। ठीक है, हाई फ्लो नेजल कैनुला, इसको बोलते हैं इसको आल्सो नोन एज थ्राई बोलते हैं, ट्रांस नेजल ह्यूमिडिफाइड रैपिड इंसुफलेशन वेंटिलेशन एक्सचेंज, इसका नाम भी है। इसको आल्सो नोन एज HFNO, हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजनेशन। मतलब HFNC को हम HFNO भी बोलते हैं, हाई फ्लो नेजल कैनुला को हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजनेशन भी बोलते हैं। इसके यूजेज क्या क्या है, इट कैन डिलीवर हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। अगर किसी पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन डिलीवर करनी है तो हम उसमें HFNC का यूज करते हैं। कैन डिलीवर डायरेक्ट ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इनटू नेजोफेरिंग्स, मतलब ये ऑक्सीजन डिवाइस है, ये डायरेक्ट नेजोफेरिंग्स में ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। इट रिड्यूस द डेड स्पेस फ्रॉम लंग एल्वेलाई, ये डेड स्पेस को रिड्यूस कर देता है। फ्लो रेट इसका 8 to 40 लीटर पर मिनट होता है। FiO2 21 to 100% FiO2 इसका होता है HFNC का, हाई फ्लो नेजल कैनुला का। इसके एडवांटेज क्या क्या है, एक तो एडवांटेज है कैन कोज लेस एब्डोमिनल डिस्टेंस, मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंस को बिल्कुल मिनिमाइज करता है, मतलब बिल्कुल ही एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं करता। ये डिलीवर O2 विद हाई फ्लो डायरेक्ट टू द लंग्स, मतलब ये लंग्स को डायरेक्ट हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है HFNC। इसके डिसएडवांटेज क्या कहें, इट कैन रिस्क इन्फेक्शन, मतलब ये इन्फेक्शन कोज कर सकता है, इसका ये डिसएडवांटेज भी है। इसका रैशनल क्या है, बिकॉज इट क्रिएट मॉइस्चर एरोसोल ड्यू टू ह्यूमिडिफिकेशन। अगर मान लो हम किसी पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें पेशेंट के लंग्स में मॉइस्चर बनेगा, एरोसोल बनेगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, स्टेराइल वाटर और डिस्टिल वाटर, मतलब जो वोल्फ बोतल होती है, वोल्फ बोतल में हम स्टेराइल वाटर और डिस्टिल वाटर को यूज़ करते हैं। इसको 24 आवर्स मेनली हम इसको हर शिफ्ट में करते हैं, जैसे 8 आवरली इसको चेंज करते हैं, मतलब दिन में 3 बार 3 टाइम्स हम इसको चेंज करते हैं। इसको वोल्फ बोतल बोलते हैं, जो हॉस्पिटल सेटअप में लगी होती है HFNC के द्वारा हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा नॉन इन्वेजिव मास्क विच डायरेक्टली कनेक्टेड टू पेशेंट थ्रू द वेंटी सर्किट विद वेंटिलेटर। किसी पेशेंट में अगर वेंटिलेटर से कनेक्ट है और वेंटी सर्किट से जो भी मास्क जुड़ा हुआ होता है उसको नॉन इन्वेजिव मास्क बोलते हैं। इसका फ्लो रेट एडवांस O2 डिवाइस एज पर वेंटिलेटर सेटिंग, मतलब नॉन इन्वेजिव मास्क का ऑक्सीजन डिलीवरी सेटिंग वेंटिलेटर की सेटिंग पर डिपेंड होती है। ये अप टू 100% FiO2 तक पेशेंट को डिलीवर कर सकता है। इसके एडवांटेज क्या क्या है, इट कैन डिलीवर हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन, ये हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकता है ये नॉन इन्वेजिव मास्क। और यूज इन एक्यूट हाइपरकैपनिया, इट रिड्यूसेस द डेड स्पेस फ्रॉम लंग एल्वेलाई और मेंटेन पीप पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, जो कि एल्वेलाई को डायलेट करते हैं। नॉर्मल पीप हमारा होता है 5 to 8 सेंटीमीटर ऑफ H2O। पीप क्या होती है, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, इसको हम पीप बोलते हैं। इट रिड्यूस द डेड स्पेस फ्रॉम द लंग एल्वेलाई, जो नॉन इन्वेजिव मास्क होता है वो डेड स्पेस को रिड्यूस कर देता है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, कैन नॉट यूज एक्सेसिव कफिंग, मतलब इसमें पेशेंट कफ नहीं कर सकता, हाइपरेमेसिस की प्रॉब्लम हो जाती है और रिस्क ऑफ एस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑक्सीजन डिवाइस कोज मैक्सिमम वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कौन सी डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को वेस्ट करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द पेशेंट, वो है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को वेस्ट करती है। ठीक है, अदर ऑक्सीजन मास्क क्या क्या होते हैं, वो है अदर ऑक्सीजन मास्क में है एरोसोल मास्क, जिसको हम नेबुलाइजर मास्क बोलते हैं, और इसको ह्यूमिडिफाइड मास्क भी बोलते हैं।
ठीक है। इसके यूजेस क्या है, नेबुलाइजेशन टू ए क्लाइंट, किसी पेशेंट को नेबुलाइज करना है, नेबुलाइजर प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो उसमें हम नेबुलाइजेशन मास्क का यूज़ करते हैं। बर्न पेशेंट में भी यूज़ करते हैं 20% टू प्रिवेंट द ड्राइनेस इफेक्ट। बर्न पेशेंट में भी एरोसोल मास्क, नेबुलाइजर मास्क का यूज़ करते हैं। इसका फ्लो रेट होता है 8 to 10 लीटर पर मिनट। FiO2 35 to 60%, सेम है सिंपल फेस मास्क। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑक्सीजन टेंट। ऑक्सीजन टेंट का फ्लो रेट होता है 10 to 15 लीटर पर मिनट। FiO2 रिलीज करता है 30 to 50%। इसके यूजेज क्या क्या है, लार्ज सरफेस एरिया, अगर किसी पेशेंट में लार्ज सरफेस एरिया बर्न हो रखा है तो उस केस में हम ऑक्सीजन टेंट का यूज़ करते हैं। यूज़ इन प्रेशर सोर और बेड सोर, अगर किसी पेशेंट को बेड सोर या फिर प्रेशर सोर हो रहा है तो उसमें भी हम ऑक्सीजन टेंट का यूज़ करते हैं। या फिर किसी का डायबिटिक वाउंड हो, क्योंकि डायबिटीज़ में वाउंड हील नहीं होता है जल्दी से। इसके बाद आ जाता है जैसे 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन इन O2 इन ऑक्सीजन टेंट कैन कोज कोलैप्स ऑफ टेंट। अगर ऑक्सीजन टेंट के अंदर 10 लीटर पर मिनट कम से कम ऑक्सीजन जाती है तो टेंट कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद आता है फेस टेंट, उसका फ्लो रेट है 8 to 10 लीटर पर मिनट। FiO2 है 40 to 60%। इसके यूजेज क्या क्या है, मैंने फेस मास्क कैन नॉट यूज इन पेशेंट। फेस टेंट का यूज़ कब करते हैं, जब किसी पेशेंट में फेस मास्क का यूज़ हम नहीं कर सकते हो ड्यू टू एनी कंडीशन, और उस या फिर किसी पेशेंट में फेशियल बर्न हो रखा है तो उसमें भी हम फेस टेंट का यूज़ करते हैं। अगला आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड का फ्लो रेट है 8 to 15 लीटर पर मिनट। FiO2 है अप टू 80%। इसका यूज़ क्या है, यूज फॉर इन्फेंट एंड न्यूनेट। न्यूनेट और इन्फेंट में ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के लिए हम ऑक्सीजन हुड का यूज़ करते हैं, जिसका फ्लो रेट 8 to 15 लीटर पर मिनट एंड FiO2 इज अप टू 80%। उसके बाद आ जाता है नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर PVC, जो PVC का बना होता है, जैसे प्लास्टिक पॉलीविलाइन क्लोराइड का PVC का बना हुआ होता है नेजल कैथेटर। साइज 4 to 6 इंच का होता है। डायमीटर अडल्ट में 14 फ्रेंच का यूज़ करते हैं, चिल्ड्रन में 8 to 10 फ्रेंच का यूज़ करते हैं हम नेजल कैथेटर। इसका प्लेसमेंट क्या होता है, लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल में हम करते हैं, ठीक है, इसको नेजल कैथेटर को। इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, टिप ऑफ नोज टू टिप ऑफ ईयर लोब, या फिर टिप ऑफ नोज टू ट्रैगस ऑफ ईयर। हम नेजल कैथेटर को कैसे इसका साइज कैसे मेजरमेंट करते हैं, टिप ऑफ नोज टू टिप ऑफ ईयर लोब, और या फिर टिप ऑफ नोज टू ट्रैगस ऑफ द ईयर। इंजर्शन ऑफ नेजल कैथेटर अप टू यूवुला, मतलब जो हमारा ओरल कैविटी का पार्ट है यूवुला, उस तक हम नेजल कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करते हैं, रोज पोजीशन। रोज पोजीशन मेन पोजीशन है, यही टॉन्सिलेक्टमी के लिए, टॉन्सिलेक्टमी, थायरोइडेक्टमी, रोज पोजीशन हम टॉन्सिलेक्टमी, थायरोइडेक्टमी के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे इस रोज पोजीशन कौन सी होती है, सुपाइन विद प्लेस ए पिल्लो अंडर द शोल्डर, मतलब पेशेंट सुपाइन रहेगा लेकिन उसके शोल्डर के नीचे एक पिल्लो प्लेस कर देते हैं ताकि उसकी गर्दन एलिवेट हो जाती है, उस पोजीशन को हम रोज पोजीशन बोलते हैं। इसका फ्लो रेट है 1 to 4 लीटर पर मिनट। FiO2 20 to 36% हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये इसके बाद ये हमारे ऑक्सीजन डिवाइस कंप्लीट हो गई हैं कि हम किस किस डिवाइस ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं इन द पेशेंट। उसके बाद है हमारे जो गैस के सिलेंडर होते हैं हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, वो किस किस कलर कोड के होते हैं। उस जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, पहला हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर हम मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर किस कलर का होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का टॉप होता है वाइट होता है, जो कि 10% हिस्सा होता है ना किसी भी सिलेंडर का, ऊपर वाला हिस्सा वो तो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का वाइट, और बॉटम और बॉडी होती है उसकी ब्लैक, जो कि 90% उस बॉडी होती है। और हीलियम ही वो गैस होती है जो पूरी ऑक्सीजन को सिलेंडर से बाहर करती है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया ऊपर से वाइट, नीचे से ब्लैक। फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर होता है ब्लू सिलेंडर नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, और ये एनेस्थीसिया पर्सन के द्वारा यूज़ की जाती है। अगली गैस हमारी साइक्लोप्रोपेन, इसका सिलेंडर होता है ऑरेंज कलर का, ये भी एनेस्थीसिया गैस होती है। अगला सिलेंडर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि सिलेंडर होता है ग्रे कलर का, ठीक है। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज किया जाता है, और क्योंकि CO2 एक लाइट वेट गैस है, इसका कॉम्प्लिकेशन है शोल्डर पेन। अगर किसी में GI की सर्जरी हो रही है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, तो हम उसमें CO2 इंसर्ट करेंगे, जिसका सिलेंडर होता है ग्रे कलर का। इसकी कॉम्प्लिकेशन है शोल्डर पेन आफ्टर द पोस्ट ऑफ शोल्डर पेन इन प्रेजेंट। हीलियम का सिलेंडर कौन सी कलर का होता है, ब्राउन कलर का,
ठीक है। इसमें हीलियम का यूज़ होता है इंट्रा एओर्टिक बैलून इन्फ्लेशन। अगर किसी में इंट्रा एओर्टिक बैलून इन्फ्लेशन करना है तो उसमें हीलियम गैस का यूज़ करते हैं। कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी, मतलब अगर किसी कार्डियोलॉजिक सर्जरी हो, थोरेसिक सर्जरी हो, तो उसमें हम हीलियम गैस का यूज़ करते हैं। सिलेंडर का प्रेशर क्या होता है, अभी ये बात है। ये होता है 100 kg पर इंच स्क्वेयर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2200 पाउंड पर इंच स्क्वेयर। ये सिलेंडर का प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है ऑक्सीजन थेरेपी, उससे पहले है ऑटो सिलेंडर ओपन कैसे होता है। ओपन होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लोज होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अब ऑक्सीजन थेरेपी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। कॉम्प्लिकेशन है, पहला कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन, दूसरे कस्ट डिपोजिशन, कंबशन, मतलब फायर, क्योंकि ऑक्सीजन से फायर लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया क्या होता है, प्री मैच्योर बेबी या फिर एलबीडब्ल्यू बेबी, ऑटोटॉक्सिटी ऑन रेटिना एंड कोज ब्लाइंडनेस। मतलब अगर प्री मैच्योर बेबी होता है उसमें अगर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाती है रेटिना के ऊपर और वो ब्लाइंडनेस कोज कर सकती है। अगली कॉम्प्लिकेशन है एटलैक्टेसिस, जिसका मतलब होता है कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई। कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई को हम एटलैक्टिस बोलते हैं। ये भी कॉम्प्लिकेशन है ओटी थेरेपी की। या फिर रेस्पिरेशन ड्राइव डिप्रेशन, ये होती है ओनली सीओपीडी। सीओपीडी पेशेंट में रेस्पिरेटरी ड्राइव डिप्रेस हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीजन थेरेपी। इसका ट्रीटमेंट है, सीओपीडी पेशेंट में हम 1 to 2 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं और SpO2 मेंटेन करते हैं हम 88 to 92%। हम SpO2 मेंटेन करते हैं सीओपीडी पेशेंट के केस में, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक, ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइसेस एंड यूजेस। ओके, थैंक यू।